अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि आज का रोज़ आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे, हंसते मुस्कुराते गुजरे। उसके साथ साथ आज भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें और बरकतें नाज़िल हों। आज मुल्तान की बात करें तो आज मुल्तान में काफ़ी सारे इवेंट्स होने हैं और इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो फिर जब तारिक रोड पे पहुंचे तो फिर हमें हाई कोर्ट वाली साइड ब्लॉक नजर आई। तो फिर हमने पूछा कि यार आज क्या हो गया, क्योंकि चंद रोज पहले पीएसएल की टीम में थी तो आज रोज ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज इस हवाले से जो हाई कोर्ट बार के इलेक्शन है वो आज मुनक्किद हो रहे हैं और उसकी पोलिंग का आगाज हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। उसके बाद गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। 3 मेन उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन होता है वो किसके नाम जाता है। हाई कोर्ट बार के इलेक्शन की तो गहमा गहमी जारी है। उसके साथ साथ मुल्तान के वासियों को ये बता देंगे शायद आज 1-2 बजे जो नवा शहर रोड हो उस हवाले से भी वहाँ भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान में जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और इस हवाले से रैलियाँ पहुँचनी है। अब उसमें कारकुनान कितने होंगे, कितने लोग गिरफ्तारियां देंगे, ये तो उस वक्त ही मालूम होगा। लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएस को टास्क दिया गया है कि वो 8 या 10 लोग तो कम से कम दें, गिरफ्तार कराएं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है वो मुल्तान में किस हद तक कामयाब हो पाती है, कितने कारकुनान गिरफ्तारियाँ पेश करते हैं। कि हम कह सकते हैं कि अजीब सी सूरत हाल है हमारे यहाँ कि एक जानिब अवाम है जो कि महंगाई से परेशान है और दूसरी जानिब सियासी जमातें हैं जो कि अपने अपने मुतालबात के साथ मैदान में हैं। कहीं पर हुकूमत चलाने की बात की जा रही है, कहीं पर कहा जा रहा है कि मईशत ज़बूं हाल है तो हुकूमत को चलने का टाइम दिया जाए, और कहीं पर कहा जा रहा है कि जी अब हुकूमत को घर भेजा जाए और नए इलेक्शंस कराए जाएँ। जबकि जो अवाम के मसाइल हैं उस तरफ ना हुकूमत को तवज्जो है ना अपोजिशन को तवज्जो है। हर जानिब अवाम के सामने एक बयानिया रखा जाता है और अवाम, लाजमी बात है हर जमात के कारकुनान भी हैं, वो भी इसी माशरे के बासी हैं, तो वो अपने जमात के बयानिए के साथ मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की बात करें तो वो इस वक्त हुकूमत की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो इस वक्त जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में गिरफ्तारी दी, उसके बाद उनको अटक जेल और बाकी जेलों में जो इस हवाले से रहनुमा थे उनको बंद किया गया 30 दिन के लिए। अब देखने ये कि जो अभी 30 दिन की नज़रबंदी का और 30 दिन के लिए एमपीओ के तहत उनको बंद करने का फैसला किया गया तो अब जो कारकुनान हैं वो किस हद तक गिरफ्तारियाँ देंगे ये तो आज 2 बजे के बाद सूरत हाल वाज़ होगी। ये तो बातें होगी। हम ज़रा चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। तो हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर समीर अल्ताफ साहब। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज जो हफ्ते का रोज़ है सुनाई, पूरा हफ्ता कैसे गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रूटीनली जैसे वर्क होता है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी एक्सरसाइज, उसके बाद हॉस्पिटल विजिटिंग, फिर अपना क्लिनिक, फिर दरम्यान अल्लाह और रसूल का नाम, इस तरह से जैसे रूटीन है। लोग काफ़ी मसरूफ़ हो गए हैं, वो कहते हैं यार एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, रोज़ाना इतना पेन वाला काम होता है, टेंशन वाला काम होता है, स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं, तो अपनी बॉडी को कैसे हम पेन दें, तो ये एक्सरसाइज कितनी लाजमी है? देखिए मुझे याद है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि इतना स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक तो नमाज और सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस और आपको कार्डिक इशू, डायबिटीज और इस तरह पेन मैनेजमेंट से आपको रिलीफ देती है। जो हम लोग समझते हैं कि यार एक्सरसाइज हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए जिंदा रहने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मेरे पास टाइम नहीं, बस यार मेडिसिन खाएंगे जान छुड़ाएंगे, बट मेडिसिन आप एक हद तक आपको लेकिन इंसान लेजी हो जाता है, वो उसका दिल नहीं करता, उठने का दिल नहीं करता। वो कहता है मैंने खाना खा लिया, अब मैं कैसे उठ के जाऊं और पानी पीने कहाँ तक जाऊं, अपना खाना फ्रिज में रखने के लिए कैसे जाऊं। इस हद तक इंसान लेजी हो जाता है। बस वही बात है ना कि आपके जिंदा रहने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इतने मेडिसिन के फके खाएं, और जो मेडिसिन आजकल इज टू मच एक्सपेंसिव। सेकेंड, आपने अगर मेडिसिन से अगर आपने हॉस्पिटलाइज होने से अब बचना चाहते हैं, तो आप 24 घंटे में आप अपने आप को 1 घंटा दें
ताकि आपकी बॉडी की मोबिलाइजेशन हो, मसल्स एक्टिवेट हो, टोन अप हो, मसल्स की रेंज ऑफ इंप्रूवमेंट हो। जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, हर वक्त स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहता है। देखिए, डिप्रेशन से आउट होने के लिए जब चिड़चिड़ापन काफी लोगों में हो गया, वो फटीग, डिप्रेशन, उसकी वजह ये है कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन लाइक दैट कि आपका सोने का, उठने का मतलब है कि लाइफ में स्केड्यूल नहीं है। आजकल वैसे नौजवानों पे जिम्मेदारियां इसलिए ज्यादा होती हैं कि पानी भरने जाना है, गैस के लिए जाना है, खाना लेने के लिए जाना है, रोटी लेने जाना है, तो वो लड़ाई झगड़े का एक माहौल सामने नजर आता है। वो कहते हैं फलाना जाए, फलाना जाए। ये हर घर में ये हम देख रहे हैं। जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वहां भी जब लोगों के चेहरों पर देखते हैं तो नो डाउट महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन वो एक अजीब सी टेंशन, स्ट्रेस और मायूसी सी है। उसकी वजह शायद ये है कि उन्होंने अपने आप को उसी हाल पे छोड़ दिया। देखिए, पता क्या, ऑब्वियसली जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं हमें पता है महंगाई भी है, स्ट्रेस भी है, जो वर्किंग भी है, रोजगार भी, हर चीज को हम लोग सब लोग जानते हैं। इस सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कहते हैं यार बस ठीक है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे। देखिए, जो एक डिप्रेशन है ना, वो डिप्रेशन आपको बहुत आगे ले जा सकता है। ये मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कि जैसे कुएं में आपने छलांग लगा दी, पता नहीं इसकी गहराई कितनी है। देखिए, उसके लिए एक तो हज़रत अली का भी फरमान है कि आप अपने, जब आपको इस तरह की कैफियत हो ना, तो आप आउट ऑफ एनवायरनमेंट हो। आप मतलब आप सबसे पहले, अगर आपको डिप्रेशन है, सबसे पहले आप चहलकदमी शुरू कर दें। चहलकदमी नहीं तो कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दें, बाहर चले जाएं, ग्राउंड में पॉजिटिव एक्टिविटी कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पोइट्री का शौक है, शेर व शायरी का शौक है, आपको म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, तो आप एक स्ट्रेस में हैं। अब स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर आप एक, देखें अब जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है डायबिटीज, उसके हवाले से, तो वजह यह है कि ये जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये एक, इसे कहा जाता है एक साइलेंट किलर, खामोश का। उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ये बना लिया है कि आप छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, काम करने का दिल नहीं कर रहा आपका, तो आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम 10 लोग खड़े हैं जिसमें 7 को डायबिटीज है, 3 को पता ही नहीं। फिर ये ऐसी खामोश कातिल डिजीज है कि आपको पता ही नहीं है। अब इसका इफेक्ट कैसे होता है, मतलब आप कि जिस समय दर्द है, अब आपको पता नहीं है कि यार जिस समय दर्द क्यों है, ये आपको पता है कि इसकी डायबिटीज हाई हुई है। अच्छा, एकदम आप बीपी आपका लो हो रहा है, आपको नहीं पता कि जनाब ये इसका जो है बिल्कुल आपने कोई लो हो गया कि डायबिटीज। मतलब अगर सर में दर्द है, आपको नहीं पता यार सर में दर्द नहीं, तो पता नहीं यार नींद पूरी मुझे नहीं है, इस वजह से ये पता नहीं आपका ब्लड प्रेशर 200 तक क्रॉस कर चुका है। फिर ये ऐसी जानलेवा डिजीज हैं कि जिससे अल्लाह माफी करे कि या तो कार्डियक अरेस्ट रहता है, ये मतलब पैरालिसिस हो सकता है आपको, या आपको कोई ना कोई ऑर्गन की, कोई भी बॉडी का ऑर्गन को वो डैमेज करता ही है। अब ये चूंकि एक स्लो पॉइजन है जिसका पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको जिस्म के अंदर ऐसे घुसती है, जैसे एक ऑस्ट्रोपोसिस होता है, जैसे मतलब दीवार होती है, वो एक भुरना शुरू होती है, तो भी इंसान को अंदर से किल करती है। लोगों का जिन लोगों का वेट ज्यादा गेन हो जाता है तो उनको कहा जाता है आप अपना वेट कंट्रोल करें, लेकिन वो काम करने के आदी नहीं होते, एक्सरसाइज करने के आदी नहीं होते, तो वो ज्यादा उनके लिए एक परेशान कुन बात होती है और वो सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं। वो उस वक्त कहते हैं कि वेट कम ना किया तो फिर खाई है, अगर वेट कम करता हूं तो अपने आपको पेन देनी है जिसका वो आदी नहीं है। तो उस स्टेज पे जाकर एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपने रूटीन को वापस लाए, नॉर्मल लाइफ में लेके आए। तो ये उसमें किस तरह से आप लोग गाइड करते हैं? देखें सर, बात ये है कि ये जो सारी है मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। एक बंदे को पता है मेरी जो है ना डायबिटीज बहुत ज्यादा है, अब उसको समझ नहीं थी मैं क्या करूं। मतलब एक तो वो मतलब जैसे मुख्तलिफ लोग हैं उनसे डिस्कशन करके सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन से क्या होता है कि उसमें पैरालिसिस का होने का बहुत ज्यादा खतरा आता है। हमारे जब मतलब है कि हमारे हर चीज के जो कंसल्टेंट हैं, इस बेटर कि आप उनसे लाजमी कंसल्टेंसी लें। मतलब जो भी आपके जो कंसल्टेंट हैं उनसे लाजमी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, ताकि आपकी शुगर को चेक करें आपके, और आपके पैरामीटर्स को एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट करने के बाद आपको वो सारा डाइट स्केड्यूल देते हैं, डाइट प्लान देते हैं, एक्सरसाइज
देते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनर का होना लाजमी है या वो घर बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारी अटैचमेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल के मोबाइल सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ है। मतलब आप हर बंदे को अब अल्हम्दुलिल्लाह के आप पेरिफेरी अब देहात से भी है ना, तो आपको वहीं भी आपको पता है यार मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं सोशल मीडिया की रेफरेंस से कितना कि अपने आप को अपडेट कर सकता हूँ। अब तो हमारे पास इवन दो के पेशेंट्स आते हैं, वो मतलब अवेयर होते हैं, उनको पता होता है, बट एक ट्रैक देने की जरूरत है कि यार ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे आपने चलना है। और अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है मेंटेनेंस। अब देखें कि हमारे पास गाड़ी है, हम सुबह उसको सबसे पहले उसका फ्यूल चेक करते हैं, उसका पानी देखते हैं, हर चीज़ बैटरी में हर चीज़ चेक करने के बाद फिर हम उसको सेल्फ मारते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको जब गर्म हो जाते हैं फिर हम उसको चलाना शुरू करते हैं। तो क्या कभी इंसान ने ये चीज़ फील की है कि मुझे जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैंने अपना ख्याल कैसे करना है? जब तक हम अपना ख्याल नहीं करेंगे तो हम बीमारियों में इन्वॉल्व हम होते एक चले मशीन जाएंगे। को चलाने के लिए उसके सारी चीज़ें देखते हैं और हमें मालूम होता है कि अगर हमने इसके बगैर कुछ किया तो वो आग लग जाएगी या कोई मसला हो जाएगा, बिल्कुल। तो उसके ज़्यादा अखराजात होंगे। तो जो अपनी बॉडी है उसके लिए हम नहीं सोचते कि यार इसको क्या चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कैसे बेहतर काम कर सकती है। तो इस पॉइंट पर हमें लाना होगा लोगों को। ऑब्वियसली देखिए, वही बात है ना, डिसिप्लिन लाइफ। आपने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग शुरुआत क्या करनी है? सबसे पहले तो मेरी अपनी एक रूटीन है, बल्कि मैं अपने हर पेशेंट को भी लाजमी गाइड करता हूँ कि देखिए, जब कोसा पानी ना, नीम गर्म पानी, ये आपके हर बीमारी का ट्रीटमेंट है। लेकिन हर अब तो बीमारी का सर्दी गर्मी आ रही है ना, अब तो लोग ठंडे यख पानी पियेंगे। सर एक आम चीज़ है, मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं, देखिए मेरे तो एजुकेशन है चाइना से, थाईलैंड से, मेरे तो लाइफ स्केड्यूल में मैंने इस चीज़ को रखा हुआ है। जब आप एक मैं अक्सर कहते हैं कि यार ये ठंडा हमें कंफर्ट होते हैं। देखिए कि जब आप एक ऑयली प्लेट है, आप उसे ठंडे पानी से धो लें, धुलती है? कभी भी नहीं धुलेगी। गर्म पानी से क्यों? आपके अंदर से उसके अंदर जितनी भी मतलब चिकनाहट होती है वो सारी खत्म हो जाती है। जब हम कोई भी चीज़ हम लोग फूड हम लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब हम लोग उसके मतलब ठंडा यख का इस्तेमाल करते हैं, उसका जब प्रोसेस वो स्लो हो जाता है, फिर हमें सुकून मिलता है। सुकून क्यों मिलता है? हमारी हार्ट बीट एकदम स्लो हो जाती है। हम कहते हैं हमें सुकून मिला, हमें नींद आ रही है, बस हम सो जाएं। जब हम थके होते हैं, हम चाय पीते हैं, क्यों? हमारी ये सर्कुलेशन भी इनहेंस करती है। बेसिकली जो गर्म पानी है आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी सर्कुलेशन को सेटल डाउन करता है। ये ठंडा जो है इंसान को वो सुस्त करता है। फिर क्या होता है कि जैसे हम ठंडा पानी पे सिक्रीशन होती है, बार बार हम गला हमारा खराब होता है वो। अब गर्म पानी पीते हैं तो आप कंफर्ट होते हैं, आपको कभी भी चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होती, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर डाइजेस्ट करेगा, आपका जो भी फूड होगी क्विकली आप उसको डाइजेस्ट करेगा। ठंडा का वो टाइम टेकिंग होती है। तो फिर ठंडे के अदर भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। आपको आर्थराइटिक्स, जॉइंट्स पेन, इसमें भी वो आपको मुब्तला करता है, कॉडी की तरफ लेके जाता है। आजकल देखें हर दूसरा बंदा कॉडी प्रॉब्लम। कोल्ड ड्रिंक्स के भी ज्यादा इस्तेमाल है तो उस वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए बात है, पहले तो हमारे यहाँ कैल्शियम नहीं है। जब हम लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं वो कैल्शियम किलर है। वो तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आप यूज करते हैं उसको मुतबादल 12 गिलास आपको दूध के पीने चाहिए। तभी जाकर आप उसका वो मतलब जो दूध आप पीते हैं वो आपकी जो उसने जो साइड इफेक्ट्स आपको दिए होते हैं उसको इफेक्ट को दूर करने के लिए 12 गिलास पीने पड़ते हैं। तो 12 अच्छा वो दूध जो है क्या ख्याल है हमारे, हमें कोई नेचुरल ऑर्गेनिक दूध मिल रहा है? नेवर कभी नहीं वो मिल रहा। फिर हमारे जिन हमारे वेजिस में, फ्रूट्स में, नट्स में जो कैल्शियम है हमें पता नहीं है। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ हमें लाजमी जो है ना अपने आप को अपडेट रखने के लिए वो देखना है कि 24 घंटे में मैंने अच्छी डाइट क्या ली है। अब जहरी बात है कि आपने देखना सोचना है कि यार मैं अगर रात को सो रहा हूं, मैं होता क्या कि हम फिजिकल हम लोग बेड पे होते हैं, मेंटल हम अवे होते हैं, सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आ जाती है। हम इतने वो चिड़चिड़ापन हमारे अंदर हो जाता है कि कोई काम करने के लिए हम एफर्ट करें तो हम एफर्ट नहीं कर पाते। जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा जिस्म थका होता है, हालांकि 8 घंटे की नींद करने के बावजूद वो हमें इजाजत नहीं देता कि हम कोई काम कर पाए। आपके पास जितने सारे पेशेंट आते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए जो बिल्कुल लेजी हो चुके हैं, जो बिल्कुल जिनका काम करने का दिल नहीं करता, जिनको एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है कि यार मैं किस तरह से, कितने दिन चाहिए होंगे, कितने दिन वो कोशिश करें तो वो एक नॉर्मल रूटीन बनाना वापस शुरू कर देंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत मेरे दिल वाला क्वेश्चन आपने किया। मतलब ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की, हर दूसरा बंदा आजकल लेजी है। हाँ। और उसको पता नहीं है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। स्टार्ट आप लेना यहाँ से शुरू करेंगे। सुबह आप रात को आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें।
कि 10 बजे से पहले आपने लाजमी सोना, वैसे ही शाह के बाद सो जाना चाहिए। अब 10 बजे के बाद आपको लाजमी 6 से 8 घंटे की नींद करना चाहिए आपको। अगर 6 से 8 घंटे की नींद होगी तो जिस्म की जो थकान होती है वो क्या होता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह आप कंफर्ट नहीं होगे, अब डिस्कम्फर्ट सारा दिन रहेंगे। अगर नींद पूरी होगी तो जिस्म के अंदर एकदम वाइटलिटी, इम्यूनिटी, बॉडी रेजिस्टेंस और फोर्सफुली तरीके से आप उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे और आपका दिल चाहेगा कि यार मैं एक्सरसाइज करूं, पॉजिटिव माइंड हो जाता है। जब आपके जिस्म के थकान होती है पहले तो आपने नेगेटिविटी, टाइम पर सोना और टाइम पर उठने की आदत बनानी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो सबसे चीज है आपकी डाइट जो है ना, अब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे तो हाई ऑक्टेन हम उसमें ऑयल डालें तो ताकि गाड़ी भागे, हम गाड़ी को भगाने के लिए उसमें अच्छा फ्यूल, अच्छी केयर करते हैं। जिस इंसान ने 24 घंटे काम करना है, एक घर को चलना, बेसिकली हम एक इंजन है, हमने पीछे सारी बोगी है, हमारी फैमिली है, उसको हमने रन करना है। तो ज़ाहिर बात है उसको रन करवाने के लिए तो हमें अब ताकत की जरूरत है। अब उसके लिए है आपकी डाइट। अब डाइट में क्या चीज़ है, मौसम के मुताबिक जो भी फ्रूट्स हैं वो आपने लाजमी 5 मिक्स फ्रूट चाट उसमें बगैर कुछ डाले आप वो इस्तेमाल करें। सेकंड, वेजिस हैं, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी लाइक सलाद की सूरत में, रायते की सूरत में, वो आप लोग लाजमी लें। उसके बाद है नट्स हैं, नट्स जो है ना वो पूरा साल आप लें बगैर किसी मौसम के। सर देखें बात ये कि ये एक मिथ बनी हुई है कि नहीं ये मौसम गर्मा में आप लीजिए, देखें बात ये कॉन्सेप्ट हमारा है, ऐसा सच कुछ नहीं है। सऊदी अरेबिया में चले जाए, मुल्तान से ज्यादा उधर टेम्परेचर हाई होता है, बट अब देखें वो काजू के खीर खाते हैं, वो खजूर टिका के वो लोग खाते हैं, तो वो तो फिट रहते हैं। हाँ, ये देखें इस तरह के जो इश्यूज तब होते हैं कि जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती है, फिर क्या होता है ये पाइल्स की तरफ लेते हैं, ज्यादा गर्म चीज खाने की वजह से ये पाइल्स हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और इस तरह से बवासीर हो जाती है। ये होती है, वो क्यों होती है कि पानी आप कम पीते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप ज्यादातर जो चीजें हैं वो आप ज्यादा मतलब ठोस ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी काज बनती है। अगर आप पानी का ज्यादा इंटेक ज्यादा करेंगे, फ्रूट सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मैं तो पूरा साल कॉफी पीता हूँ, पूरा साल नट्स सब कुछ मैं खाता हूँ, बट एक स्केड्यूल के मुताबिक मैं लेता हूँ। दही जो है ये बड़ा अहम इसका रोल है, ये आपका स्टॉमिक को सेट रखती है। हम लोग क्या दही हम लोग नहीं खाते, दही तो जबरदस्त चीज़ है। अगर जो लोग दही नहीं खाते वो कम से रहते में मतलब गार्लिक लहसुन में आप वो ले लें, पुदीना में डाल के वो ले लें। 3 चीजें आ गई, एक जल्दी सोना, फिर टाइम पर उठना, अपनी डाइट को बेहतर रखना। अब मेन चीज आ जाती है आपने अपने आप को फिजिकल कामों में लेके आना जी। उसके लिए कैसे हम मोटिवेट होंगे, किस तरह से जो हमारे नाज़रीन होंगे कि वो वापस आए इस लाइफ में। देखें हम क्रिकेट मैचेस अभी हुए हैं, हाँ। तो हम लोग कितने अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंट किया, और मेरे ख्याल पाकिस्तान से सबसे ज्यादा क्राउड था वो मुल्तान में था। हाँ। वो मतलब उनमें एक एंथुसियाज्म है कि यार हमें पॉजिटिव और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बेसिकली हम लकी लोग हैं कि हमें साउथ पंजाब में अच्छा स्टेडियम मिला है और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो ज़ाहिर बात है हर बंदा स्पोर्ट्समैन है। अब उसका दिल, मैं खुद एक एथलीट हूँ, मुझे पता है। यहीं से बात का आगाज करेंगे। हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है टुडेज वेदर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हसन मलिक मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि आज मुल्तान का मौसम कैसा रहेगा। हसन बताइएगा, मुल्तान में आज गर्मी पड़ने का इम्कान है या कोई बारिश वगैरह का इम्कान है? जी बिलाल, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी और गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहरी ओलिया का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को अगर देखा जाए तो आज मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 84% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गुज़िश्ता कई दिनों से कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है, आज भी 167 पॉइंट्स पर होने की वजह से कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में आज मुल्तान 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। अगर आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। अगर अब की भी बात की जाए तो मुल्तान का मौसम एकदम से तब्दील हुआ है फरवरी के मिड से ही, और फरवरी के एंड में अभी तक आकर इस तरह से एहसास हो रहा है जैसे गर्मियां आ चुकी हैं और मुल्तान का दर्जा हरारत एकदम से काफी ज्यादा तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर ओलिया के बासियों के लिए एक शानदार खुशखबरी सुनाई गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी ये सुनाई गई है कि 28 फरवरी और 1 मार्च को मुल्तान में बादल
और गरजदार बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से एकदम से ये जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है इसमें कमी आएगी। अगर बिलाल आइंदा 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता कई दिनों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से एक हीट वेव जिसका जिक्र महकमा मौसमियात वालों ने किया था वो मुल्तान में स्ट्राइक हुई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 30, 31, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। आइंदा आने वाले दिनों में भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन आगाह किया। बारिश का हमने पूछा था तो आज तो मुल्तान में किसी किस्म की बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर हसन ने हमें बताई है कि 28 फरवरी और 1 मार्च को एक गरजदार बारिश होने का इम्कान है। लग रहा है वो रहमत की बारिश हो, और यकीन उसके बाद जो टेम्परेचर है उसके बाद जो हमारा मौसम है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएगा। हम कह सकेंगे कि हम बाकायदा तौर पर बहार में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये कभी गर्म टेम्परेचर कभी कम टेम्परेचर, ये हमारी इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन इसमें हमने एहतियात ज़रूर करनी है। हमने उसी तरह नहीं बाहर घूमना फिरना जिस तरह हम सर्दियों में कहते हैं कि यार धूप है और इसमें चलते रहते हैं। तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा शुरू होना हो तो बच्चों का स्पेशली बुजुर्गों का ख्याल करें, क्योंकि जब हीट वेव आती है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं तो वो अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हम लोग अब लेज़ी हो चुके हैं, एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते, अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर हम शुगर के मरीजों में भी आते हैं कि वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी हम अपने नॉर्मल लोगों को ज़रा बता दें कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात की रात जल्दी सोना है, सुबह टाइम पे उठना है, डाइट बेहतर रखनी है, ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि आपने अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाना है। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है जो हमारे अक्सर लोग करते हैं, 2 दिन हम एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं ये फलान जगह पेन हो रही है, मेरी टांगों में फलान जगह, जब इस जगह पेन हो रही है, बाजू में, तो इससे तंग आकर फिर 3-4 दिन के बाद वापस अपनी लाइफ में आ जाते हैं। कहते हैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो ये जो है इसमें हमने किस तरह से अपने आप को चेंज करना है, इसमें किस तरह से मोटिवेट करना है कि हमने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। देखें, आपको कभी कोई बंदा कमेंट्स है ना, यार माशाल्लाह आपकी इतनी एज आप लगते नहीं है, आपको कितना अच्छा लगता है, यार आप माशाल्लाह बड़े हैंडसम बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। देखें, ये जो आपकी तारीफ है ना, ये आपको मोटिवेट करती है। हम इंस्पायरेशन हमें होती है, यार वो इंडियन हीरोज हैं, पाकिस्तान है, यार उनकी इतनी एज है, यार वो अभी तक नहीं लगते, इतने फिट हैं। देखें उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत कितनी है। मतलब एक जितने भी इस तरह के जो शो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनकी लाइफ में 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप वो लाजमी होती है। ये नहीं कि कहते मैं तो 12 घंटे का, तो नींद है आपकी 6 से 8 घंटे की, इससे ज्यादा नींद नहीं आती। नींद जितनी आएगी आपका जिस्म उतना ताकतवर होगा। फिर आपके होने चाहिए टारगेट लाइफ में कि यार अगर मेरी एज है 20 ईयर में, और इससे अंडर एज में लगूंगा तो 40 ईयर में मुझे कम से कम 30 लुकिंग होनी चाहिए मेरी। अब इवन अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम 50, बट क्या है कि इसके पीछे मेरी लाइफ स्केड्यूल में ये चीज़ें हैं। मतलब ऐसे नहीं है, 82 में मैराथन रेस हुई थी, उस रेस से मैं अल्हम्दुलिल्लाह भागा, वो मोटिवेशन मिली, उसमें वो भी तक आप उसी तरह भाग ही रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो फिर मैं मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बेंचमार्क कंट्री को पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया। तो वो एक चीज़, वो मोमेंटम चल रहा है। आज मेरे अपने इवन के स्टूडेंट्स भी मिलते हैं कि सर आप माशाल्लाह वैसे हैं जैसे आप पहले थे। अब उनको ये नहीं पता कि मेरी आदत वही है जो 82 से टिल नाउ आज तक वही है, आज तक उसी तरीके से मैं अपने को मैंने मेंटेन किया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आदिल गुजरा वाले से। अस्सलाम वालेकुम आदिल। जी आदिल, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? अच्छा सर, ये था कि मेरी आंटी है तो उनको शुगर जो है ना की हड्डियों को टच किया उसने, तो डॉक्टर ने बताया कि हड्डियों तक जो है ना चली गई है। तो मैं चाह रहा था कि शायद काइंडली इसके लिए ना कोई आप अच्छा सामने कोई बताएं कि कौन सा सोल्यूशन है इसके लिए। उनकी हड्डियों पर असर कर रही है, उनकी वालदा को शुगर है, तो वो क्या करें?
देखिए, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का मेरे ख्याल में इशू डॉक्टर ने डायग्नोज किया होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये एज के साथ साथ ये इश्यूज होते हैं। अब उसके लिए क्या है कि सबसे बेटर वही है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से लाजमी कंसल्ट करेंगे, वो ताकि आप उनकी जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, जो उनकी रेडियोलॉजी पैथोलॉजी है, उसके सामने रख के आपको डाइट प्लान वो देंगे। और उसके बाद जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उनके नर्व, मतलब उनके असाब बहुत कमज़ोर हैं, उसके लिए है उनकी एक्सरसाइजेज। मतलब एक्सरसाइज लाइक डैट कि उनको हल्की से पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। मतलब है कि जब बेड पे लेटी हुई हैं अपनी टांगों को, मतलब दोनों पंजों को नीचे करें ऊपर करें, ताकि टांगों का खिंचाव तनाव ये उनका ख़त्म हो। उसके बाद घुटने के नीचे पिलो रखें, फिर घुटनों के नीचे दबाएं और एड़ियाँ बाहर निकालें 10-10 सेकेंड। ये कम अज़ कम ये अप्रॉक्सीमेट कोई 20-30 दफ़ा डेली वेजिस पे ये करें। उसके बाद बैठ के कमर को फुल स्ट्रेच करें, लूज करें, ताकि इनके पूरी स्पाइन के जो है ना, इनका C1 से नीचे कॉक्सिक तक जो मसल्स की जो इम्बैलेंसमेंट है, जिससे उनको हर वक्त पेन रहता है, वो कम अज़ कम मसल्स उनके स्ट्रांग हो, तो उनका चलना फिरना उनका बेहतर हो। इसके बाद क्या है कि उनकी वॉक उनको लाजमी कराएं। जो वॉक होगी, दो चीज़ें हैं, एक उनका परहेज, मीठा वगैरह फ्राइड चीज़ें इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। सेकंड, जो न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको डाइट बताएगा उसके मुताबिक आप डाइट लें। और एक्सरसाइजेज जैसे मैंने आपको बताई हैं वो डेली वेजेस पे एक्सरसाइज करें, ताकि उनमें इम्यूनिटी, वाइटलिटी, बॉडी में मसल्स उनके एक्टिवेट हों, टून अप हो, मोबिलाइज हों, उनकी रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट, चलना फिरना उनके लिए आसान हो। शुगर के मरीजों के अगर लाइफस्टाइल के हवाले से बात करें तो वो कैसा होना चाहिए लाइफस्टाइल? क्योंकि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जब हम एहतियात नहीं कर रहे होते, जब शुगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बॉडी के बाकी अज़ाब पर इफेक्ट करती है। तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? अक्सर लोग तो सुन के घबरा जाते हैं कि यार मैं शुगर का पेशेंट हो गया, क्या करूं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल करें। वो ख्याल कैसे करें? अपनी पूरी बॉडी को एनालाइज करें कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको खुदा हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, खुदा न खासा कोई उनको कोई चोट ना लगे, कोई रेडिश बॉडी में, स्पेशली वो फुट का बहुत ज़्यादा। पहले तो नेल अपने प्रॉपर तरीके से वो कट करें, पाँव के और हाथों के। उसके बाद उन्हें चूँकि डिसेंसिटाइजेशन होती है, नमनेस होती है, उस चीज़ के लिए बेटर ये है कि वो अपना जो है, अगर उनको नमनेस होती है तो वो ऑब्वियसली है कि आप वो दीवार के साथ खड़े होके, मतलब कोई भी ब्रिक्स रखें आप, ताकि उनके जो काफ मसल है, चूंकि वो डिसेंसिटाइज होते हैं, नमनेस हो जाते हैं, बॉडी को पीछे स्ट्रेच करके ठहरे वो, ताकि ये सारी स्ट्रेचिंग उनको हो। उसके बाद जैसे अभी एक्सरसाइजेस मैंने बताई थी कि लेटे लेटे कम से दोनों पंजों को नीचे ऊपर करें, एक पाँव नीचे एक ऊपर। अक्सर हमारे बुजुर्ग वो शेकिंग करते रहते हैं, इसी तरह से रोलिंग करते रहते हैं, ताकि उनके मसल्स एक्टिवेट हों। ये तो दूसरी चीज़ है कि उनको अपना मतलब है कि डायबिटीज़ हैं वो लाजमी चेक करते रहें, हाइपरटेंशन है वो लाजमी चेक करें, कि दोनों जो है खामोश का तल है, ना बढ़ने का पता चलेगा ना कम होने का पता चलिए। इसलिए एहतियात लाजमी है और एहतियात जरूरी है। और दो चीज़ें, अच्छी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ताकि इन्हेंस ना उसको मतलब पीछे जाए वो। नाज़रीन, यकीनन इसमें एहतियात की ज़रूरत है, उसके अलावा अपना ख्याल लाजमी रखना है, अपने लिए टाइम निकालना है और लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। हमने जो पुरानी रूटीन चल रही होती है हमारी खाने पीने की, हमारी सोने, सारा दिन बैठने की, तो उसको हमें तब्दील करना है, तभी जाकर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, एक बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं, वरना इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं मज़हर खान साहब। आज हम उनसे मुल्तान के टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, जो मुल्तान में क्राइम के हवाले से मसाइल हैं, जो पुलिस इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रही है, जराइम की रोकथाम के हवाले से क्या काम हो रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। खान साहब, आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल। हाई कोर्ट बार के इलेक्शन लगता है ज़्यादा जारी हैं और जी जी, इसी वजह से गहमा गहमी ज़्यादा है। गहमा गहमी काफ़ी है माशाल्लाह से, पूरे साउथ से तकरीबन लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक का भी ज़रा डिस्टर्बेंस हुई है। आज सुबह जैसे ही गुजरे तो फिर ट्रैफिक ब्लॉक देखी, तो PSL वाली वही कैफियत थी। बस ये तो चलेगा भी, तो मेरे ख्याल से मुल्तान वाले आदी हो गए हैं। हाँ। PSL काफी दिन जो है ना वो मुल्तान में रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। पुलिस ने सिक्योरिटी ड्यूटी दी है, रेंजर्स थी, तमाम सिक्योरिटी इदारे उसमें शामिल थे, लेकिन शहरियों को काफी इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नवा शहर चौक, ये सारा जो एरिया है ना जी, कैंट का एरिया, ये शहर का हब है। हाँ, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं और बाकी कार्डियोलॉजी वाला बड़ा एक अहम इशू है। वो तो कार्डियोलॉजी में पूरे साउथ पंजाब से हट ज्यादा, मैं कहता हूँ बलोचिस्तान और KPK से लोग भी आते हैं, डेरा इस्माइल खान से और बलोचिस्तान से भी लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन ये मुल्तान के बादशाहों की एक अच्छी बात है कि तकलीफ भी बर्दाश्त की, लेकिन हाउसफुल था,
मैच देखने के लिए हजारों लोग जा भी रहे थे। शिकवा भी था उनका ट्रैफिक के मसाइल का, लेकिन मैच के लिए इतनी एक्साइटमेंट थी कि तमाम मैचेस पर ग्राउंड फुल था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इतनी है नहीं। लोग जरा अब बाहर निकलते हैं फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, जरा एंटरटेनमेंट हो जाती है। मुल्तान में वैसे कौन सी एंटरटेनमेंट है, इस वाले से लोगों का जज्बा था। लोग पूरे जनूबी पंजाब से आए थे, लोग बहावलपुर से, मेरे कई दोस्त हैं वो आए हुए थे, डीजी खान से आए हुए थे, इसी तरह से राजनपुर से भी लोग आए हुए थे। तो ऑलमोस्ट सारा साउथ ही जो है ना, पुलिस ने काफी बेहतर तरीके से मैनेज किया, सिक्योरिटी को भी बेहतर मैनेज किया, लेकिन इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अब पुलिस की ड्यूटीज हम देखते रहे कि वो दिन रात लगी रही। अभी भी पुलिस हमारी फ्री नहीं है। अब फिर आज जेल भरो तहरीक के हवाले से मुल्तान में एक इवेंट होने जा रहा है, बिल्कुल तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्या जेल भरो तहरीक के हवाले से? ये बिल्कुल प्रिजन वैन तैयार हैं। आज नवां शहर चौक का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, नवां शहर चौक पर ये इकट्ठे होंगे, उसके बाद ये गिरफ्तारियां देंगे। तो मुल्तान में अगर हम इस हवाले से डिस्कस कर लें कि जेलों की क्या सिचुएशन है, तो मुल्तान में टोटल 4 जेलें हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, पहले जरा उनसे बात कर लें तो जरा हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मियां माजिद कुरैशी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मियां माजिद कुरैशी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, अभी मैं ये गुफ्तगू सुन रहा था तो मैं सुबह से ये शो देख रहा था, तो जिस तरह जुर्म की, क्राइम की वारदातें मुल्तान शहर में जो है वो बढ़ रही हैं, रोज ब रोज इसमें इजाफा हो रहा है। अभी देखा कि कई जिलों की पुलिस जो है वो PSL पे लगा दी गई थी, लेकिन ये नहीं देखा जा सकता कि गली मोहल्लों में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। कई जो गरीब शहरी हैं अपनी मोटरसाइकिलों से, अपनी रोजी से जो है वो हाथ धो बैठे। तो मगर साहब बैठे, आपके ही रिपोर्टर है, इनसे पूछना चाहिए कि अब पुलिस क्या कर रही है कि जब PSL। जी, आपका ये सवाल आ गया, हम जानते हैं खान साहब, वो क्राइम के हवाले से बिल्कुल वारदातों में इजाफा। बिल्कुल, ये एक वाकई बड़ा अहम जो है जो इशू है जिसकी तरफ मियां साहब ने इशारा किया है, वो यही है कि जब लोग लुट जाते हैं तो पुलिस की रिकवरी नहीं हो पाती और मुकदमात के इंदराज में भी इशू आता है। मुकदमात के इंदराज के हवाले से तो नए IGA की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि कोई भी बंदा आए, आप उसकी FIR दर्ज करें बगैर लेतो लाल के। उसके बाद रिकवरी के हवाले से कुछ अफसरान होते हैं, पुलिस असल में चलती है हर अफसर की पॉलिसी के मुताबिक। कुछ अफसरान कहते हैं कि रिकवरी पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि कुछ अफसरान ये समझते हैं कि पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, क्राइम दर्ज करना, रिकवरी कराना पुलिस का काम नहीं है। उसकी वजह से बड़ा फर्क आता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा कानून है ये अंग्रेज के दौर का कानून है, उसमें बड़ी खामियां हैं, बड़े फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से रिकवरी वाला वो चैप्टर नहीं है। लेकिन PSL की ड्यूटी खत्म हो गई है, दीगर इश्यूज खत्म हो गए हैं, तो उम्मीद है कि अब अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, पुलिस रिकवरी करेगी। सिक्योरिटी तो देखें ना जी, सिक्योरिटी ड्यूटी तो पुलिस ने कर ली। पुलिस का असल काम है इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही क्योंकि सारे यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जाहिर बात है, PSL में जो बंदा सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर खड़ा होगा और रात को 12 बजे खत्म करेगा, तो उसके पास टाइम होना भी नहीं चाहिए असूलन तौर पे, तो उसके बाद उसको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे और बिल्कुल ये काफी अहम बात है कि पुलिस का काम सिक्योरिटी तो है, उसके साथ मेन काम इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसके जरिए वो जो लोग जराइम पेशा अफराद होते हैं उन तक पहुंचा जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके लिए पुलिस को लाज़िम बात है टाइम चाहिए, तफ्तीश करनी है, इस हवाले से तमाम पहलुओं को देखना होता है। तो उसके लिए तो यकीन इस तरह के टफ शेड्यूल में किस तरह से तमाम मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है, हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान की जेलों की सूरत हाल क्या है, कितनी कैपेसिटी है, कितने कैदी आ सकते हैं और क्या तवक्को है, कितने लोग आज गिरफ्तारी देंगे, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की, सेहत के हवाले से बात की, उसके साथ साथ जो मुल्तान में इवेंट्स हो रहे हैं उस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मज़हर खान साहब मौजूद हैं। ज़रा उनसे जेल भरो तहरीक के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मुल्तान की जेलों के हवाले से बात कर रहे हैं। कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग गिरफ्तार हों तो पुलिस को मुश्किल होगी और पुलिस कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। खान साहब, लाहौर में हमने इवेंट देखा PTI का, फिर KPK में देखा, रावलपिंडी में देखा और आज मुल्तान की बारी है। PTI के MPs भी हैं, 10-11 MPs जो कि अब साबिक हो चुके हैं, MNAs भी हैं जो कि साबिक MNA, कुछ डीनोटिफाइड दोबारा से नोटिफाई हो गए। तो क्या लगता है कि PTI अगर यहाँ पर कारकुनान को ले आती है और हम नवां शहर चौक पर 1000 से ज़्यादा लोग जमा करा लेती है PTI,
तो पुलिस के लिए ये सूरत हाल संभालना कितना मुश्किल होगी? या फिर अगर माजी के इवेंट्स की देखें तो लोकल लेवल पर 400 से 500 की गैदरिंग हमने देखी है। जी बिल्कुल, अगर पीटीआई ऐसा कर पाती है, क्योंकि जो दावे लाहौर में इधर उधर हुए हैं वो प्रैक्टिकली वैसे नहीं थे, कम लोग उसमें थे, कम 200 का भी ऐलान किया तो वो 71 और 81 के करीब जाकर रुका। तो ऐसे था, कुछ लोगों ने दी भी हैं गिरफ्तारियां, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी जिससे रियासत की मशीनरी डिस्टर्ब हो। रियासत है ना, ये पुलिस रियासत का नाम है ना, इसी तरीके से जेल भी रियासत की होती है। तो स्टेट को बहुत ज्यादा, यहाँ पे 10,000 बंदा आ जाता तो स्टेट को प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है जी, क्योंकि मुल्तान में इस वक्त अगर आप टोटल देखें तो डिस्ट्रिक्ट जेल आपकी ओवर क्राउडेड है, विमेन जेल ओवर क्राउडेड है, शुजाबाद जेल में चंद लोगों की गुंजाइश है, उसके बाद सेंट्रल जेल में कुछ लोगों 200 कुछ लोगों की गुंजाइश है। इस तरीके से मजमूई तौर पर 300 प्लस जो लोग हैं ना जी, उनकी गुंजाइश है। लेकिन अब मसला ये होता है क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग होते हैं तो इनको आप आम कैदियों के साथ, जो आम क्रिमिनल होता है उसके साथ नहीं रखा। उसके लिए ये बैरक मुख्तस की जाती है हमेशा, ये क्योंकि माजी में भी ऐसे तरीके रही हैं। तो ये क्योंकि हमारा सिस्टम अंग्रेज दौर का ही चल रहा है तो वही कवानीन है, उसी कवानीन के मुताबिक अलहदा बैरक्स मुख्तस की जाती हैं, उनको खाली करा के जो भी एरिया होता है तो 2-3 बैरक्स होती हैं जहां पर ऐसे पॉलिटिकल जो जेल भरो तहरीक होता है या किसी भी किस्म की मूवमेंट के होते हैं उनको वहां रखा जाता है। तो जिस तरीके से मूवमेंट नजर आ रही है, अगर यहाँ पर 1000 बंदा ले आते हैं तो यकीनन पुलिस को परेशानी होगी, जेल इंतजामिया को परेशानी होगी। और मेरी इस हवाले से जेल हुकाम से बात भी हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 300 के करीब कैपेसिटी है। लेकिन लेकिन हमने रावलपिंडी, केपी के, लाहौर 300 तो गिरफ्तारियां वहां भी नहीं हुई, वहां भी 50, 60, 10, 15, 20 तक फिगर रहा। लेकिन जो हुकूमत की ओवरऑल पॉलिसी जो है वो जेल भरो तहरीक के हवाले से जो अब तक मुझे नजर आई है वो यही नजर आई है कि वो जो लोकल कारकुन होंगे उनको तो मुल्तान में ये रखेंगे, ठीक है, जो बड़ा कारकुन होंगे यानी कि लीडरशिप है, एमएनएज, एमपीएज या जो सूबाई लेवल पे या तंजीमी लेवल पे हैं या फेडरल लेवल पे तंजीमी लेवल पे हैं, तो उनके लिए उन्होंने सुबह से शायद कुछ लोगों को बाहर भी भेजने का प्लान किया हुआ है। कुछ सुबह से बाहर भी जा सकते हैं, कुछ लोगों को इजला से बाहर भी, हर किसी की कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा लीडर होगा उसको उतने जरा सफर पे रवाना जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और बाकी लोगों को मुख्तलिफ सऊद पंजाब की जेलों में मुंतकिल किया गया। जी जी, तो इसी तरह का जहां भी लोगों को किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। और इसी हवाले से बाकायदा उनकी वाज़ेह पॉलिसी है। उसकी वजह यह होती है कि अब एक मिसाल है, मुल्तान का मेन एमएनए है या लीडर है, उसको अब शाह महमूद कुरैशी है, उनको अगर मुल्तान में रखा जाता जेल वालों के लिए भी परेशानी होती, वहां पे अमन अमान का संभालना मसला हो जाता है, 100 मसाइल होते हैं, रूटीन के काम आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जो बंदा जाहिर बात है अब शाह महमूद को मिलने जाएगा तो वो सफर करके जाएगा, तो उनकी 30 अमन अमान को, सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को क्या अहकाम आते हैं? क्योंकि हमने लाहौर में देखा कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई आंसू गैस हमने नहीं देखी। ये मुल्तान में आप किस तरह के मनाज़िर तवक्को कर सकते हैं और पुलिस का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या फिर वो पुलिस ऐलानात कर रही होगी कि प्रिजनर वैन आ चुकी हैं और यहाँ पर आएं और गिरफ्तारी दे दें? बिल्कुल ऐसे होगा। पुलिस को बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है कि किसी पे कोई लाठीचार्ज नहीं, अमन अमान की सूरत हाल नहीं खराब होने देनी। ये नहीं है कि ये जाकर तोड़ फोड़ करते हैं। जो प्रोटेस्ट है वो उनका जमहूरी हक है। पुलिस को वाज़ेह कहा गया है कि प्रोटेस्ट से न रोका जाए, एहतजाज से न रोका जाए। जो लोग आज खुद प्रिजन वैन में आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खोले रखें, किसी को उठाकर प्रिजन वैन में नहीं बिठाना। एक होता ना पुलिस की पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं, वो पुलिस को वाज़ेह हिदायत है कि आपने कोई पकड़ धकड़ नहीं करनी। एक बंदा आए, 1000 बंदे हैं, पुलिस ने उनको गाड़ियों में जब वो जाकर खुद बैठेंगे तो पुलिस वाले पीछे से दरवाजा तो बंद करने की इजाजत है उनको, भी पीछे से दरवाजा बंद कर दें। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं 30 दिन का हम देख रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं उनको 30 दिन के लिए रखने के अहकामात हैं। तो ये 30 दिन किस कानून के तहत, एमपीओ एक्ट किस कानून के तहत? बिल्कुल, ये 16 एमपीओ के तहत अमन व अमान के खतरे के पेश नज़र ये दीगर जो इशूज़ होते हैं, ये इख्तियारात होते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, सूबाई हुकूमत के पास, उसके तहत ये नज़र बंद कर देते हैं। फिर अब ये है कि ये इनकी जमानत नहीं दायर हो सकती। अब ये इंतजामिया ही, अगर कोई बंदा रेट पटिशन में जाता भी है तो इंतजामिया उस हवाले से अपना मौकफ दे देती है अदालत को कि इसको इस वजह से नजरबंद किया गया। ऐसे कई मिसालें हैं, मुख्तलिफ मौके पर होते हैं
मुख्तलिफ शरपसंदों के अगर कोई इश्यूज हों, ऐसे कई मौक़ों पर लोगों को इसमें हम देखते हैं कि जो लीडरान हैं वो तो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, प्रॉब्लम कारकुनान को भी होता है कि वो गिरफ्तारियां तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद 15-15, 20-20, 30 दिन और फिर उनको फैमिलीज ढूंढ रही होती हैं। ये प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। बिल्कुल, उसके लिए पुलिस को क्या देखिए जी, प्रॉब्लम तो गरीब के लिए ही होता है ना। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जहां भी जाएंगे तो शाह महमूद कुरैशी होंगे, इमरान खान जहां जाएंगे इमरान खान होंगे। तो नीचे जो अब शाह महमूद कुरैशी के साथ जो एक कादिरपुर का एक कारकुन गिरफ्तार होगा तो जाहिर बात है वो कारकुनी के तौर पर ही जाएगा, जी उसको तो जानता ही कोई नहीं होगा। तो उस बेचारे ने जरा उसको आ जाती है, समझ लें वो टेंशन बहुत ज्यादा आ जाती है उनको, क्योंकि ये तो वीआईपी प्रोटोकॉल में होता है ना। बिल्कुल। तो उस वक्त ऐसे सिनेरियो होता है कि अब शाह महमूद कुरैशी अपने कारकुनों को अपने साथ भी नहीं रख पाएंगे। तो जो हम जेलों की सूरत देखते हैं वो ये कहते हैं कि फलां ए कैटेगरी की, उसमें तो ये कैटेगरीज जो हैं तो उसमें किस किस तरह की होती हैं, उसमें क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं? जी इसमें अब सहूलियात ऐसा सच नहीं होती, जैसे अब एक मच जेल है, वहाँ का मिर्ची वार्ड है, ठीक है ना जी। उस मिर्ची वार्ड की मशहूर एक अंग्रेज दौर की वो जेल है, वहाँ का मशहूर है कि वहाँ पे बड़े बड़े जो फांसी के जो कैदी थे उनको रखा गया था। तो वो एक जेल बहरल जेल होती है, कोई बंदा आपको कहे ना जी आपने इस कुर्सी से नहीं हिलना, वहां से आपकी टेंशन शुरू हो जाती है। तो जेल में सहूलियात के हवाले से ये होता है कि भाई कोई हवादार हो गई, कुछ ना हुई, कुछ की रोशनी का अच्छा निजाम हो गया, कुछ का नहीं हो गया, क्योंकि है तो जेल, उसने बैठना तो अंदर ही बैरक में ही बैठना है। कोई ये नहीं होता कि वहां पे कोई 5 स्टार होटल की तरह कोई कमरे बदल जाते हैं, कोई बेड बदल जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। वॉशरूम की किसी में सहूलत होती है, बिल्कुल अटैच में होती है, किसी में बाहर होती है, वक्त ब वक्त कैदियों को निकलना पड़ता है। वो उनको खाने के हवाले से क्या सूरत होगी? खाने के हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं होता, खाना जो है ना एक पूरा निजाम है जेल का। हमारे पास टाइम कम है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुख्तसरन क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज हमारा ये है कि जो आज का जो टॉपिक था डायबिटीज पेशेंट के हवाले से, तो प्लीज उनको बहुत ज्यादा अपना ख्याल करना चाहिए, स्पेशली अपने पाँव को जहां उनको तकलीफ है उसको लाजमी वॉश करने चाहिए, अपने नेल को इनको लाजमी कट करने चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, खुदा ना खासा कोई ऐसा कोई टक ना लगे, ब्लीडिंग हो जाए उसको बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया जमील अल्ताफ साहब। मुज़फ़्फ़र खान साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, अब देखना ये है कि जो जेल भरो तहरीक मुल्तान में वो कितनी कामयाब हो पाती है, कितने कारकुनान पीटीआई की गिरफ्तारियां देने को तैयार नजर आते हैं। क्योंकि कल हमने ये भी मैसेज देखे कि इज़हार यकजहती के लिए भी कुछ रैलियां निकाली जाएंगे। अब देखना यह कि आज क्या सूरत बनती है। हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम की जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान भी मौजूद होंगे और हम नए मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। हमने डिस्कस किया सेहत के बारे में कि हम सेहत को अपनी किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। हमने जेल भरो तहरीक और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से बात की। इस तरह के हमारे यहाँ चीज़ें चल तो रही हैं। यकीनन जब हम देखते हैं ट्रैफिक ब्लॉक होती है या फिर जेल भरो तहरीक जैसी चीज़ें सामने आती हैं तो टेंशन भी लोगों को होती है, परेशानी भी होती है, क्योंकि ये कोई शौक से तो ये सारे काम नहीं किए जा रहे। तो इस टेंशन के माहौल में अपने आप को हमने इंटरटेन भी रखना है, अपने आप को खुश भी रखना है और अपना मिजाज भी बेहतर रखना है। तो कहा जाता है कि जब हम अपने आप को परेशान हाल देखें तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा फील करें। तो म्यूज़िक को एक अच्छा कहा जाता है कि म्यूज़िक आप अच्छा म्यूज़िक सुने तो आपका मूड बेहतर हो जाता है और आप अच्छा म्यूज़िक सुनना भी चाहिए, उससे इंसान का मूड भी बेहतर हो जाता है और इंसान उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनको भूल कर एक अलग सी कैफियत में चला जाता है और उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आर्ट के हवाले से बात करें तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे चेहरों पर खुशियाँ बिखेरें। हमें सोशल इश्यूज़ के हवाले से भी वो एक ड्रामे के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए गाइड भी करते हैं और बताते भी हैं, माशरती बुराइयों के हवाले से भी आगाह करते हैं। तो हम इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे और मेरे इंट्रो से आपको लग गया हो कि हम जो अब इस सेगमेंट में डिस्कशन करेंगे तो हम म्यूज़िक पे भी करेंगे, आर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सैफ चांडू साहब हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, पीटीवी में भी काम किया, बाकी ड्रामों में भी काम किया और काफ़ी अरसे से सर्व कर रहे हैं इस फील्ड को। तो चांडू साहब आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मसरूफ़ लाइफ होती है आर्टिस्ट की, वो कोशिश में लगा रहता है कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे ताकि अपने हाजरीन को जो मैसेज देना चाहता है उनको अपनी तरफ खींचना चाहता है, वो उस हवाले से कामयाब हो सके। तो इस मेहनत का सफ़र कब से जारी है? मैं वैसे तो मैंने स्कूल लाइफ में था जब मैं इस शोबे में आया। मैंने फर्स्ट टाइम ड्रामा देखा, तो उसके बाद जब मैंने देखा कि आर्टिस्टों की एक रिस्पेक्ट, जो एक इज्जत होती है, मेरे क्लास फेलोज ने जब हाथ मिला रहे थे तो मुझे खुशी हुई कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, तो मैं भी यही बनूंगा। बस वो एक माइंड बना, उसके बाद फिर वो शुरू से माइंड बना और आज तक वो माइंड चला रहा है। लेकिन ये है कि इस शोबे को हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। और ये वो शोबा है, मैं समझता हूँ कि जिसका आप कह सकते हैं कि एक बाज़ का भी हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो थिएटर है ये एक थोड़ा सा बुलंद होता है, स्टेज जो होता है, आप इसे मेंबर भी कह सकते हैं। तो वहां पे हम जब एक परफॉर्म करते हैं करेक्टर को, उसमें नेगेटिव रोल जो होता है उसका एक वाइंड अप होता है। तो लोगों के लिए काफी मैसेज भी होते हैं, और घंटे 1.5 घंटे में एक करेक्टर का कि अगर आप ये अमल करेंगे तो इसका अंजाम ये काफी अच्छे तरीके से मैसेज पहुंचाया जाता है कन्वे करने का। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, तैर अहमद साकी साहब हैं, मारूफ मौसीकार हैं, बेशुमार उर्दू गज़लें, उसके अलावा सराइकी गीतों के हवाले से उनकी काफ़ी शोहरत है। मौसीकी के हवाले से भी मौसीकार भी हैं, साथ गज़लें गुलकारी भी करते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारे सिंगर हैं पूरे पाकिस्तान के नाम मुतौला खान इसा खैलवी और बाकी सिंगर, उनके साथ भी उन्होंने परफॉर्म किया, और उस हवाले से मौसीकी भी उन्होंने, म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे। तो हम उनका तारुफ उन्होंने आपको कराया। साकी साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक। काफ़ी दूर से आज आप हमारे पास आए, बहुत तो हमें भी अच्छा लगा कि आप मियाँ वाली से ताल्लुक़ है इनका, तो मियाँ वाली से आए हैं हमारे पास। तो आज हम उनसे मौसीकी के बारे में भी जानेंगे, और उसके साथ साथ जो आजकल म्यूज़िक आ रहा है और आजकल हम देखते हैं कि गाने आ रहे हैं, तो उसके हवाले से भी उनकी राय लेंगे। हम वापस आएंगे ज़रा चांडू साहब के पास। सैफ चांडू साहब, जिस तरह हम आर्ट के हवाले से बात करते हैं, हमारे यहाँ आर्ट काउंसिल का भी रोल है, और उस हवाले से वहाँ पे फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाता है। ड्रामा फेस्टिवल में आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं उस हवाले से? ड्रामा फेस्टिवल एक कंपटीशन है आर्टिस्टों का, राइटर का, डायरेक्टर का और सेट डिजाइनर का। जबकि थिएटर जो इस वक्त कमर्शियल थिएटर है, उसमें डायरेक्टर, राइटर, सेट डिजाइनर ये मर चुके हैं। इस वक्त की अगर बात करें तो ये मर चुके हैं। यहाँ जो फेस्टिवल होता है, इसमें किसी हद तक डायरेक्टर को डायरेक्शन का मौका मिलता है, आर्टिस्टों को काम करने का मौका मिलता है। वरना कमर्शियल थिएटर में एक सफ़े का पेज होता है, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है इन आउट, आपने ये करना है, आपने ये करना है, ठीक है। उसमें बाकायदा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। फेस्टिवल में जो ड्रामे होते हैं, यहाँ कमर्शियल थिएटर वाले भी यानी एक बाकायदा ड्रामा करते हैं, बाकायदा एक प्ले होता है, उसकी कहानी होती है, उसकी रिहर्सल्स होती हैं, तैयारी होती है। तो इसमें हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है, प्लेटफार्म होता है। और इसमें आर्ट्स काउंसिल अहम किरदार अदा कर रही है, और एक अखबार है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है उसके साथ। मेरा इस फेस्टिवल में फर्स्ट प्ले है जिसे जफर शाहीन ने लिखा है, और उसका नाम है माया की हवस। माया की हवस, ठीक है। उसमें मैं एक रोत की लैंग्वेज में किरदार कर रहा हूं मैं, जो सूद हो रहे, उसका उसमें अंजाम है। वो एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने लिखा है। जब मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, मैं याद कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी जो लाइनें थी, उनको अदा करते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि ये बाकी ये किरदार जब लोग देखेंगे दिल पे लगेंगी, नफरत करेंगे। और जब इसका अंजाम देखेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि वो मैसेज मेरा चंद लोगों तक भी अगर चला गया, तो मैं समझता हूं कि फनकार के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, मेरी बख्शिश का बाइस भी बन सकता है। मैं यही सोच के ये काम करता हूं कि लोगों को यानी हम अपने प्लेटफार्म से एक मैसेज दे सकें। और यकीन ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि हम अक्सर गिला भी करते हैं अपने आर्ट्स काउंसिल से कि वहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि ड्रामा फेस्टिवल वहाँ का इनेकाद किया जा रहा है, और वहाँ पर समाजी इश्यूज़ को भी देखा जा रहा है। थिएटर पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ थिएटर का जो रोल है उसमें अब फैमिलीज नहीं जाती। उसकी क्या रीज़न है?
आर्ट्स काउंसिल में जो ड्रामा आता है उसमें हम देखते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जबकि थिएटर में देखें तो वहाँ पर लोगों की तादाद तो होती है लेकिन वो फैमिलीज वाला माहौल नहीं होता। वो क्या हालात ऐसे बने कि क्यों वहाँ पर नहीं आते, तो हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जैसा कि सब आपने अपने सफ़र का कैसे आगाज़ किया, म्यूज़िक डायरेक्टर, मौसीकार, उसके बाद गायकी, ये कब से ये सफ़र का आगाज़ हुआ? बिलाल भाई, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ 1980 में किया। स्कूल दौर के बाद, मतलब मेरा एक शौक़ था। स्कूल दौर में मैं अक्सर बज़्म अज़म के पीरियड में नात पढ़ता था और मिली नगमे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ़न है परवान चढ़ता गया। फिर 1980 में बाकायदा इसका मैंने आगाज़ किया। हारमोनियम से मैंने सीखा अपने उस्तादों से, तो 1980 से आगाज़ किया और अभी तक जारी है। बहुत सा काम किया, मिली नगमे, आरफाना कलाम, बहुत से फनकारों के साथ काम किया। पहले आप म्यूज़िक में रहे, उसके बाद आप गायकी की तरफ आए? हम म्यूज़िक और गायकी एक ही यानी हिस्से हैं ना। तो हमारे नाज़रीन को आज क्या सुनाना चाहेंगे, कौन सी गज़ल सुनाएंगे? मैं आपको एक गज़ल मेरी कंपोज हुई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, थिएटर्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की, किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, ताहिर साकिब साहब। ज़रा उनसे मौसीकी के हवाले से जानते हैं कि आजकल नौजवानों को तो काफ़ी शौक़ है म्यूज़िक का, और आना भी चाहते हैं, गाना भी चाहते हैं, लेकिन वो बाकायदा तरीके से चंद गाने गाते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ही उस फील्ड से हट जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? ताहिर साहब, हम देखते हैं कि नौजवान काफ़ी शौक़ रखते हैं, शौक़ होता है कि एक बार वो स्क्रीन पे आए, गाना गाएं, लोगों में जाए, उसके बाद 2 गानों के बाद पता नहीं होता कि वो सिंगर कहाँ चले गए हैं और वो गाना कहाँ तक चला, गाना भी लोगों को भूल जाता है। तो ये जो अब आ गई, तो शायरी पे भी काम नहीं हो रहा। सेकंड, हमारे यहाँ जो म्यूज़िक है, मौसीकी है, तीसरा गायकी है, सारी चीज़ों में कुछ फुकदान नज़र आ रहा है। तो इसको क्या है, इस पर किस तरह से बेहतर हो सकता है इसको? बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे चांडियो साहब ने अपनी फील्ड के हवाले से कहा कि ऐसे अल्फाज, ऐसे तलफ़्फ़ुज़ हैं जो हमारे लोगों को, हमारे बच्चियों को जो वो सुनना अच्छा नहीं समझते। तो म्यूज़िक में भी ऐसे लोग आ गए हैं, नई नस्ल, वो ऐसे अल्फाज, ऐसे गाने गाते हैं, लोगों को तो पसंद होते हैं लेकिन आम जो घरों में वो नहीं सुन सकते। और जो नए लोग आ रहे हैं वो शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, कई दोस्त आते हैं। अब अच्छा म्यूज़िक भी तैयार नहीं होता, जो बैकग्राउंड में मौसीकी चल रही होती है वो सिर्फ शोर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शोर के अलावा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हमें जी शॉर्टकट में हमें आप फनकार बना दें, गुलकार बना दें। शॉर्टकट तो है नहीं, इसमें तो मेहनत चाहिए। जैसे हर फील्ड में मेहनत है, कम से कम मेहनत चाहिए। मेहनत, अच्छी शायरी हो, अच्छी अरफाना शायरी हो, पसंद की जाती है। और नौजवानों को चाहिए कि ठीक है, ये शौक़ है तो आप इस शौक़ को जान करें, लेकिन अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में, ताकि लोग उसको सुन सके, एंजॉय कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि कोई बेहतरी की भी उम्मीद है? हाँ, बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि जो सिंगर आ रहे हैं वो कितने मोटिवेट हैं, वो किस को प्रोफेशन को लेके चलना चाहते हैं या बस खाली नाम आ जाए? हाँ, लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आ रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं नौजवान जो बिल्कुल पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं इसी तरह। मतलब बल्कि अब तो म्यूज़िक को मैं समझता हूँ कि गज़ल को मुश्किल कहा जाता है लोग। हाँ, गज़ल मुश्किल है। तो इसमें तो हमें कम अब नए लोग दिखाई जो गज़ल गाएं। हाँ, गज़ल के दो मुश्किल है इसी वजह से, या फिर अब ऑडियंस भी कहती है कि नहीं अब म्यूज़िक को थोड़ा सा गज़ल के दो स्टाइल है ना। एक तो क्लासिकल गज़ल है, वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक नीम क्लासिकल गज़ल है, जैसे मैंने आपको अभी सुनाई है। तो उसमें गीत स्टाइल आ जाता है, थोड़ी सी आसानी है उसमें। तो शायर भी है वो अब सिचुएशन की शायरी करते हैं, सिचुएशन के हवाले से। अभी हमें आप क्या सुनाएंगे? अभी मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ अरफाना अंदाज में। एक वो हम हमारे नाज़रीन यकीन इसको एंजॉय करेंगे। हम गज़ल सुनेंगे ताहिर मसाकी साहब से, और देखते हैं कि आप हमें कौन सी गज़ल सुनाते हैं। अरफाना कलाम है। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह आपने एंजॉय किया होगा, हम ब्रेक से पहले आपने गाना सुना, गज़ल सुनाई हमने आपको।
ہم مزید بھی ذرا بات کرتے ہیں, واپس آتے ہیں سیف چانڈی صاحب کے پاس. چانڈی صاحب, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل فنکاروں کو جو معاوضہ ملتا ہے, پہلی بات ہے کہ اب ڈرامے اس طرح سے ہو نہیں رہے, اب جتنا معاوضہ ملتا ہے تو صرف فنکار کی حالت کیا ہے, کیا وہ ان حالات کو باقی تمام طبقات پریشان ہیں, تو فنکار کس طرح سے فیس کریں حالات کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ جو پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا ہے, میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ فنکار جو یہ فنون لطیفہ کے جتنے بھی شعبے ہیں, یہ کسی کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارٹ ٹائم ہے, یہ فل ٹائم ہوتے ہیں. اور جب آپ فل ٹائم دیتے ہیں اس میں بھی جیسے بات ہو رہی تھی پہلے کہ ٹیلنٹ کی, اب نئے لوگ آ رہے ہیں, گانے والے بھی آ رہے ہیں, کام آرٹسٹ بھی کر رہے ہیں کام, لیکن رہتا وہی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. اور یہ وہ کام ہے فنون لطیفہ کا جو نظر آتا ہے, اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتے. اس میں تو آپ سب کے سامنے موجود ہیں. اور معاوضے کی جہاں تک بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب مواقع ہی کم ملیں گے تو وہ معاوضہ اتنا نہیں ہوتا ہے. ویسے بھی معاوضے کم ہیں کہ ہم کچن چلا سکیں, تو ہمیں کچن کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم دوسرا کام کرنا پڑتا ہے. کتنی لازمی ہے, اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح کی شدت پسندی رہی, جس طرح کے حالات رہے, ان میں سب سے بہتر ہے کہ ہم جو لائٹر موڈ میں جو چیزیں ہیں ان کو فروغ دیں, جس طرح میوزک ہے, جس طرح آرٹ ہے, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کا مائنڈ بھی چینج کر سکیں. دیکھیں, پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنون لطیفہ کو اہمیت تو دی جاتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ہمارا طبقہ ایسا ہے جو اسے اچھا بھی نہیں اس کو قبول نہیں کرتا, اسے قبول نہیں کرتا. جیسے کہ میں بلوچ فیملی سے ہوں, چانڈیو ہمارا قبیلہ ہے, تو مجھے بھی شروع میں اس میں بہت مشکلات کا سامنا رہا, لیکن میں کمٹمنٹ پہ پورا اترا. میں نے کہا کہ کوئی ایسی شکایت میری نہیں ملے گی آپ کو کہ جس سے آپ کا سر, میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کا سر ندامت سے جھک جائے. الحمدللہ میں نے اس بات کو پورا کیا, اور اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا, اور اس میں مجھے عزت بھی ملی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور اگر ایک بندہ کی وجہ سے, انسان کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل, کسی کا مائنڈ فریش ہو رہا ہے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مینٹل سٹریس سے ختم جا رہا ہے. مرکزی حکومت بھی بجٹ رکھتی ہے, اس حوالے سے اربوں روپے کا بجٹ ہے جو ثقافت کے حوالے سے ہے, لیکن فنکاروں پہ استعمال نہیں ہو رہا وہ. اسی طرح یعنی آپ صوبائی حکومت کا اگر لیں, ابھی پچھلی گورنمنٹ تھی جو پرویز الہی صاحب تھے وزیر اعلیٰ, تو جب طارق ٹیڈی اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, ان کی مغفرت کرے, جب وہ وفات پا گئے تو انہوں نے اس وقت یعنی سوچا کہ فنکاروں کے لیے جب علاج کی سہولت نہیں ہے وہ دینی چاہیے. اب دیکھیں, ہم اس شعبے کو فل ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سرکاری ہاسپٹل میں بھی علاج کی سہولت میسر نہیں ہے, فری. وہاں بھی ہمیں میڈیسن لینی پڑتی ہیں, ٹیسٹوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنکاروں کے لیے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اسے فری کر دے آرٹسٹوں کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے جو 50 سال سے زیادہ عمر کے جو آرٹسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں یا وہ تھوڑا کام کر رہے ہیں, تو انہیں کچھ سپورٹ کیا جائے. تو گورنمنٹ نے وہ اس حوالے سے پہلے وہ 5,000 پر منتھ دے رہے تھے, تو مذاق ہی تھا. اور پرویز الہی صاحب نے یہ کیا کہ اسے 25,000 میں کنورٹ کیا, اعلان کیا. اس کے بعد پھر ایک جگہ انہوں نے ایک تقریب میں کہا بھی کہ میں نے وہ اس کو یعنی اعلان جو کیا تھا اس پہ ہم نے عمل کر دیا ہے, لیکن مجھے ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ملی کسی فنکار کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے 25,000 پر منتھ کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی, کیا اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اس میں ہماری حکومت کا بھی یہ کردار بنتا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کے آرٹسٹ حضرات ہیں ان کے حوالے سے سپورٹس فنڈ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے, معاشرے کو سوچ دینے کے حوالے سے جو شدت پسندی نظریات ہوتے ہیں, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, وہ ہم فنکار سے ہی سیکھتے ہیں کہ وہ ایک گفتگو کے ذریعے اپنا میسیج بھی پہنچا رہا ہوتا ہے, ایکٹ کے ذریعے ڈرامہ پرفارم کر کے معاشرے کی تعمیر بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کہیں پر کوئی خرابی ہے تو ویجیلنس کمیٹی کو فعال ہونا چاہیے, وہ بہتر طریقے سے کام کرے, اور جن چیزوں پر اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو اس کو اعتراض ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن آرٹسٹ کا رول کافی زیادہ ہے. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہیں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں, پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو انڈیا میں بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اور ان کے شوز میں ان کی گفتگو کو, ان کے مذاق کو, ان کے فن کو کافی سراہا جا رہا ہوتا ہے. تو ویسے تو ہم
एक कह सकते हैं कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क से रिश्ते इस तरह भी जोड़ सकते हैं, एक फ़न के ज़रिए, एक मजाक के ज़रिए। तो इन चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है। साकिब साहब, जिस तरह हमने गुफ्तगू की कि हुकूमत को भी इस हवाले से काम करना चाहिए, जो हमारे मौसीकार हज़रात हैं जो गायकी करते हैं, तो उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? हमारे और चांडी साहब जैसे कह रहे थे, हमारे मसाइल हैं क्योंकि हम सब फनून लतीफ़ा से हैं। तो जैसा कह रहे थे कि स्पोर्ट्स फंड के हवाले से अकामोडेट किया गया, हमें भी किया गया। और हमें चूँकि जो हमारे बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं जैसे मियाँ वाली है, तो मियाँ वाली में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे आपके फोरम से कि फ़नकारों को जो ये स्पोर्ट कार्ड हो गए, आर्टिस्ट कार्ड, इनके पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सैफ चौहान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। तहम मुस्तक साहब, आपको बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। आखिर में हम आपसे गाना जरूर सुनेंगे, वो हमारे नाज़रीन को जरा सुना दें। हम जाते जाते जरूर गाना एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर देंगे।